यहाँ पर भी वोटर्स नजर आ रहे हैं। चुनाव आयोग की तरफ से भी तमाम पुख्ता इंतजाम किए गए हैं कोविड-19 को देखते हुए। चलते हैं हमारे मेहमानों के पास। इस वक्त एक नई मेहमान हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जेएमएम से स्मिता लकड़ा जी हैं। आपका माफ कीजिएगा, आरजेडी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, आपका स्वागत है। किशोर जी, क्योंकि प्रतुल जी से जवाब मिल गया था, अब आपके पास आते। ये जो चुनाव हो रहे हैं, क्या इसे वाकई में लिटमस टेस्ट माना जाए? क्या ये सरकार के जो 10 महीने के कामकाज हैं उसे देखकर जनता वोट करेगी, और अगर महागठबंधन का प्रत्याशी जीतता है तो ये समझा जाए कि सरकार के कामकाज से जनता संतुष्ट है? नहीं, देखिए, कोई भी चुनाव होता है, यहाँ तक कि स्थानीय स्तर के भी चुनाव होते हैं, तो उसमें सरकार यदि है या विपक्ष में आप हैं तो ये चर्चा जरूर होती है कि सरकार के कामकाज पर मुहर लगा है या सरकार के कामकाज अच्छे नहीं हैं, तो आपके जो रूलिंग पार्टी है उसके प्रत्याशी अगर हारते हैं, ऐसा कोई मापदंड नहीं होता है कि पूरे सरकार को आप किसी एक उपचुनाव से देख सकते हैं। अभी जो चुनाव, 2 उपचुनाव हो रहे हैं जी, वो किन्हीं कारणों से सीटें जो खाली हुई है उस पे उपचुनाव हो रहे हैं, लेकिन ये मापदंड नहीं है। हमने देखा है कि ये सरकार का गठन हुआ है दिसंबर में और पूरी सरकार जनवरी के आखिर में आई। जब हम इस साल के वित्तीय वर्ष का बजट लेकर के आए, उसी दौरान आधे समय में ही बीच में रोकना पड़ गया विधानसभा को बजट पेश करने के बाद, और पूरा ये समय जो है सो 6 महीना 8 महीना पूरा विश्वव्यापी जो महामारी फैला था। लेकिन विपक्ष तो इसी का सवाल नहीं, विपक्ष की भूमिका क्या थी? सरकार ने तो बहुत सराहनीय प्रयास किया और केंद्र से टीम आई थी कि कोरोना काल में यहाँ कैसे काम चल रहे हैं। उस टीम ने भी सभी जगह भ्रमण करके वो टीम ने सराहना की कि राज्य की सरकार ने अच्छा प्रयास किया है। प्रतुल जी, आपके पास भी एक मिनट। जहां तक ये जो सरकार का गठन हुआ है महागठबंधन का, उससे लेके अब तक जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जो भी चर्चाएं होगी वो ये कोविड के जो कार्यकाल रहे हैं, लॉकडाउन के, अनलॉक के जो पीरियड रहे हैं, उसको उसी के चर्चा होगी, क्योंकि काम तो वही हुए हैं। और दूसरा काम जो प्राथमिकताएं थी सरकार ने वो तय किया सरकार ने कि हमको अपने बाहर से मजदूरों को वापस लाना है। लोग जो हमारे झारखंड के निवासी हैं उनको भूखे पेट नहीं रखना है, उनको भोजन का व्यवस्था करना है। सत्ता पक्ष तो अपनी पीठ थपथपा रहा है क्योंकि पेंडेमिक काल ये है, और इस दौरान जो काम होने थे वो सिर्फ कोविड-19 से बचाव और उसमें जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें देखना था। वो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि ये बखूबी किया क्या है। फिर आप 10 महीनों में किस चीज का हिसाब मांग रहे हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात किशोर जी बोल रहे थे, मैं बड़े गौर से सुन रहा था। किशोर जी ने कहा कि ये दोनों चुनाव जो हैं ये सरकार के कार्यकाल का या सरकार के कामकाज को नापने का ये एक आकलन इनसे नहीं किया जा सकता है। और उन्होंने इस बात से साफ इनकार किया कि भाई ये दोनों चुनाव जो हैं ये सरकार के कामकाज का क्या असर रहा है, इससे आप जोड़ सकते हैं। देखिए, जब कोई ऐसा जोड़े, जब कोई ऐसा नेता बात कहे और आपके चैनल पे उन्होंने स्वीकारा कि इसे नहीं जोड़ना चाहिए, तो आपको समझना चाहिए कि राइटिंग ऑन द वॉल इन्हें दिख गया है। इन्हें पता है कि दोनों चुनाव में क्या परिणाम आने वाले हैं। मैंने कहा आज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, वोटिंग है, तो ऐसे कोई बड़े जीत और हार की बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जब वो खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इसे सरकार के कार्यकाल से नहीं जोड़ना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाती हैं। और जो इन्होंने कहा कि हमने मजदूरों को लाया और ट्रेनों से और प्लेनों से लाने की जो बार बार कांग्रेस और ये सरकार बात करती है, तो ये तो उस कार्य का भी अपने लिए पीठ थपथपा रहे थे। पहला प्लेन जो था वो नेशनल लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स ने लाया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसके लिए भी क्रेडिट ले लिया था। बाद में जब नेशनल लॉ स्कूल के छात्रों ने विरोध किया, तब फिर जाके सरकार ने अपने टोन को बदला और कहा कि हमने समन्वय स्थापित किया था। पहली जो ट्रेन आई थी वो LNT से मजदूरों को लेकर आई थी, तेलंगाना गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कोऑर्डिनेशन से आई थी। झारखंड सरकार को तो इसकी खबर बाद में लगी, उसका भी इन्होंने क्रेडिट ले लिया था, लेकिन बाद में अपने भूल को सुधार किया। और जहां तक इन्होंने केंद्रीय टीम की बात कही, ये कांग्रेस के नेता बार बार नहीं देखिए, नहीं, मैं बस एक फाइनल लाइन में बताना चाहूंगा। किशोर जी, बस मुझे एक लाइन बोलने का मौका दें।
इन्होंने एक और बात कही थी कि जो पैंडेमिक है उसको हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से मैनेजमेंट किया। तो इनको याद दिलाएं, जब भारत का डबलिंग रेट 30 दिन हुआ करता था, 30 दिन में केसेस डबल होते थे, तो झारखंड में ये स्थिति 15 दिन हो गई थी। 15 दिन में डबलिंग रेट था। जब हमारी केंद्रीय टीम आई, केंद्र से हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने इंटरवेन करके टीम को भेजा, उसने जगह जगह जाकर मुआयना किया, जायजा लिया और चीजों को बेहतर किया, अधिकारियों के साथ मीटिंग की, मंत्री के साथ मीटिंग की और उसके बाद एक पूरा रोड मैप बना कर दिया और उसके बाद से झारखंड में स्थितियां सुधरी। और ये कांग्रेसी नेता बार बार कहते हैं कि केंद्रीय टीम ने बहुत ही अच्छा कहा था कि हम काम कर रहे हैं। मैं तो चैलेंज करता हूं, इसे ये सिद्ध करे ना। आपके ही चैलेंज में कुछ दिन पहले कांग्रेस के नेता ने आकर कह दिया था कि 2019 में 7,000 रेप केसेस हुए हैं। अब साहब, हमने जब उनको चैलेंज किया तो वो फिर अपनी बात से पलट गए। उसके बाद से वो आपके चैनल में दोबारा दिखे नहीं। 1300 रेप केसेस हुए हैं अभी तक, दिसंबर तक माफ कीजिएगा, अक्टूबर तक इस सरकार के कार्यकाल में। तो बेटियों की सुरक्षा भी एक बड़ा मुद्दा है। और मैंने बताया ना आपको, हजारीबाग के किसान के मौत का उदाहरण दिया कि जिसका लोन माफी नहीं हुआ अभी तक, जिसका लोन नहीं चुकाने के कारण उसने आत्महत्या कर ली और उसके भाई ने लिखित शिकायत की। तो बहुत सारे मुद्दे हैं इस चुनाव में, मुद्दों के आधार पर चुनाव हो रहा है। हाँ, ये हमारा मुख्यमंत्री जी कितना भी लाठी की बात कर ले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को हमेशा लोकतंत्र पे और जनता पर ही विश्वास रहता है। जी चलिए किशोर जी, अपनी बात आप पूरी करें। स्मिता जी भी हमारे साथ जुड़ी अगर मुझे लगता है कि अगर उपचुनाव नहीं होते जी तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बंद ही रहता अभी तक। लगातार संक्रमण के काल में तो इनका दफ्तर बंद ही था। दूसरा ये चीजें हैं कि जो पेंडेमिक में काम हुए हैं, क्या ये हम नहीं जानते राज्य के लोग कि जहां एक भी कोविड के टेस्ट नहीं होते थे, कलकत्ता जाता था सैंपल टेस्ट होने के लिए, आज जिला में, सभी जिलों में कोविड के टेस्ट हो रहे हैं। और सरकार ने प्रयास किया लोगों को कितने तरह से सूखा राशन हो या खाना खिलाने का हो, और सरकार के द्वारा बाहर से लोगों को बुलाया गया, मंगाया गया। ये ठीक है, वहां तेलंगाना से जो पहली ट्रेन आई या हवाई जहाज से भी लोगों को बुलाया गया और सबको यहाँ रोजगार, जहां पहले 85,000 मजदूर मनरेगा के काम करते थे गांव में, अभी 8 लाख मजदूर को रोजगार दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास हो रहा है कि जो लोग आए हैं या जो लोग गांव में हैं उनको रोजगार मिले। और सरकार ने इस पर पूरी तरह से काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सिवाय लॉकडाउन के कार्यकाल में सुझाव देना, चिट्ठी लिखना, गवर्नर के यहाँ पत्र लिखना, ये इसके अलावा कोई काम नहीं किया गया। सिर्फ आलोचना करने से राज्य की जनता देख रही है कि आलोचना करने से सिर्फ नहीं होता है, उन तक उनको व्यवस्था पहुंच रही है जो लोग आज कोरोना काल में प्रभावित हैं। यानी मानना है सत्ता पक्ष का कि सरकार ने बेहतर काम किया है। स्मिता जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। स्मिता जी, बीजेपी लगातार वंशवाद का मुद्दा उठाती रही है। प्रतुल जी, आपके पास भी लौटूंगे इस पर स्मिता जी से ये सवाल। वंशवाद का मुद्दा उठाती रही है, बिहार में भी चुनाव हो रहे हैं और ये जो दूसरे चरण का चुनाव है बहुत निर्णायक चुनाव है। 94 सीटों पर वोटिंग हो रही है। तेजस्वी को लेकर भी यही मुद्दा उठता है, वंशवाद को लेकर। इस पर क्या रिएक्शन आरजेडी का? देखिए, इस पर तो मैं यही कहना चाहूंगी, चाहे हम बेरमो कंसिडर कर लें या फिर हम दुमका कंसिडर कर लें, दोनों जगह से जो प्रत्याशी हैं उनका अपना भी एक पॉलिटिकल करियर रहा है। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज दे बिलोंग टू एन इन्फ्लुएंशियल फैमिली सो दे हैव बीन रिकमेंडेड एज अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट द इलेक्शन। तो यही बोलूंगी कि ऑब्वियसली पॉलिटिकल करियर उनका भी रहा है। जैसे बसंत सोरेन जी को अगर देख लें तो वो छात्र संघ के साथ शुरू से ही जुड़े हुए रहे, संघर्षशील रहा है उनका करियर। एंड जहाँ तक संथाल की बात आती है तो संथाल में तो सोरेन फैमिली का हमेशा से ही वर्चस्व रहा है, चाहे वो एमपी इलेक्शन हो चाहे एमएलए इलेक्शन हो, वहाँ से वो लोग जीतते ही आए, चाहे शिबू सोरेन जी हो या फिर हेमंत सोरेन जी हो। तो अब जैसे बसंत सोरेन जी जो हैं तो वो युवा के अध्यक्ष भी हैं जेएमएम के, तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कहीं भी वंशवाद है। और बेरमो के भी अगर कैंडिडेट को हम कंसिडर करें तो उनका भी जैसे अपने फादर के साथ वो हमेशा से ही सक्रिय रहे हैं और पार्टी में भी सक्रिय रहे हैं पॉलिटिकली। तो उस हिसाब से आई डोंट थिंक उनका जो कैंडिडेचर है वो कहीं से भी क्वेश्चनेबल है और उसको ये कोनोट किया जा सके कि ये वंशवाद के अंदर हो रहा है। और सीधी सी बात है कि ऐसा तो बहुत बार हुआ है। अगर आप गोड्डा में भी देखें
तो गोड्डा के जो बीजेपी में भी हैं, प्रतुल जी वंशवाद की बात उठाते हैं आप, बीजेपी में भी कई ऐसे नेता हैं, उनके बेटे कई ऐसे पोस्ट में हैं जो सिर्फ इसलिए मिले क्योंकि वो उनके बेटा है, नाम मैं नहीं लेना चाहूंगी। अब ये जो वंशवाद का आरोप लगा रहे हैं, स्मिता जी भी कह रही है कि अगर टैलेंट है और शुरू से वो पार्टी में कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं तो इसे वंशवाद से जोड़कर आप क्यों देखेंगे? देखिए, अगर आप नाम नहीं लेना चाह रही, मैं नाम लेकर आपको बता रहा हूं, हमारे माफ कीजिएगा डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी हैं, उनके पुत्र ने 17-18 वर्षों तक एबीवीपी से लेके भारतीय जनता युवा मोर्चा से लेते हुए प्रदेश कमेटी से लेकर अपने सफर 17 वर्षों के बाद उनको टिकट मिला। पर मैं आपको बात करूं, मैं बीजेपी में नहीं है, लेकिन उनके बेटे को तो इसलिए टिकट मिला ना। अब मैं अब आपके कांग्रेस के नेता किशोर जी और जो राजद की प्रवक्ता बोल रही थी, बस मैं उनके बातों का छोटा छोटा रिएक्शन दे दूं। कांग्रेस के नेता ने कहा कि हम लोगों ने लगातार अपने कोरोना काल में सेवा करने का कार्य किया और भाजपा के दफ्तर में ताला लगा हुआ था। इनको समझना चाहिए कि हम लोगों ने सेवा, जिस तरीके से सेवा की जनता की कोरोना के समय में, और उसके बावजूद सरकार ने अड़ंगा। चलिए, लगता है प्रतुल जी का कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। केंद्र की सरकार ने लॉकडाउन लगाया और राज्य की सरकार ने पूरी तरह से उसका पालन किया। जब केंद्र की सरकार ने 3-4 लॉकडाउन का एक्सटेंशन किया, उसको बढ़ाया, तब अनलॉक 1, 2, 3 की परंपरा शुरू हुई। और जब केंद्र की सरकार ने देखा कि अब चीजों पर मेरा नियंत्रण नहीं है, तो पूरी तरह से वो राज्यों पर चीजों को फेंक दिया गया कि आप अपना निर्णय लीजिए, आप अपना स्वास्थ्य की सुविधा देखिए। राज्य की जनता तो ये भी जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी ने जो कोरोना काल से निपटने के लिए 20 लाख करोड़ रुपया का आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी, उसमें से झारखंड राज्य को कितना पैसा मिला है। और बेरमो और दुमका की जनता भी ये जानना चाहती है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री का राहत का पैकेज जो मिला है उसमें से क्या मिला है। तो ये पूरी तरह से केंद्र की सरकार की कागजी घोषणा थी, जो क्रमवार करके उनके वित्त मंत्री और अन्य मंत्री आकर के देश की जनता को बताने का काम किए थे, लेकिन राज्य में कहीं भी ये सहयोग प्राप्त नहीं हुआ, जिससे कि यहाँ के लोगों में ये एहसास हो कि केंद्र की सरकार ने कोई मदद पहुंचाई हो। और जब उनके हाथ से सारी चीजें नियंत्रण से बाहर हो गई, तो सारा चीज को राज्यों पर छोड़ दिया गया कि आप निर्णय लीजिए कि आपको क्या करना है। तो कई राज्यों ने, आपने देखा होगा कि उन लोगों ने बाद में भी लॉकडाउन को बढ़ाया, और अभी तक धीरे धीरे करके हम देख रहे हैं कि लगातार चीजों को, जब स्थिति सामान्य हो रही है, तो राज्य की सरकार निर्णय लेकर चीजों को खोलने का काम कर रही है। स्मिता जी, पड़ोसी राज्य बिहार में भी इलेक्शन हो रहे हैं और आरजेडी की किस्मत भी दांव पर लग रही है, क्योंकि आरजेडी के लिए भी तेजस्वी यादव जो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं, युवा चेहरा है, एक तरह से उनके लिए भी आजमाइश का चुनाव है कि वो पार्टी में और जनता के बीच में कितनी गहरी पैठ बना पाते हैं। वहां से क्या उम्मीदें हैं आरजेडी को? वहाँ से तो फिलहाल हम यही उम्मीद रखते हैं, और आगे भी जो थर्ड फेज है उसमें भी, कि भारी मतों से हम डेफिनेटली जीतेंगे, क्योंकि इस बार जो युवा का जो रुझान है, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर, वो डेफिनेटली तेजस्वी की तरफ है। बिकॉज जो अपकमिंग जनरेशन होता है उसी को कंसिडर करना होता है एज योर फ्यूचर। तो जब तक अगर आपको अपना फ्यूचर बनाना है, देन यू हैव टू टारगेट द यूथ एंड द एजुकेशन, जो आपका ये है उस चीज को। तो बेसिकली मेरे को जो लगता है कि डेफिनेटली इस बार हम लोग लीड करेंगे वहां से। लेकिन बीजेपी के जो आरोप है, इसका सामना कैसे करेगी महागठबंधन? बीजेपी का जो भी आरोप है उसका तो सामना कर ही रही है और लड़ ही रही है कॉन्स्टेंटली, मैं यही बोलूंगी। एंड डेफिनेटली वील प्रूव देम रॉन्ग। किशोर जी कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, जहां तक बिहार में भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंपेन किया, पिछली बार भी प्रधानमंत्री ने कैंपेन किया था, और पिछली बार जो जनता को बिहार का छला गया, 15 साल से किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी वहां शासन में रही है, और पिछली बार जो जनादेश का मिला था और जो जनादेश का अपमान बिहार में हुआ है नीतीश कुमार जी के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी जी के द्वारा, तो जनता को अवसर चाहिए था, और चुनाव में ही अवसर आते हैं। तो उनको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। प्रधानमंत्री लगातार आ रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं,
तो जो जनादेश मिला था वो पिछली बार भी महागठबंधन को मिला था, लेकिन इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी और जदयू दोबारा से एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो पिछली बार जो जनता को धोखा दिया था पार्टियों ने, जदयू ने, भाजपा ने, उसका बदला निश्चित रूप से बिहार की जनता इस बार लेने का मन बनाया है। और यही कारण है कि जो है महागठबंधन के और लोगों का आकर्षण बढ़ा है, उनकी सभाओं में अप्रत्याशित भीड़ बढ़ी है और वहीं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लोगों के बीच से नकारे जा रहे हैं। इसका जवाब प्रतुल जी से लेना बेहतर होगा। प्रतुल जी, लगता है अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं, कोशिश करेंगे कि प्रतुल जी भी इस चर्चा में जल्द से जल्द भाग ले पाए, तभी चर्चा कंप्लीट होगी। इस वक्त हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए बेरमो का रुख करते हैं। अभिषेक, फिलहाल अभी बेरमो में किस बूथ में आप में है, और जो उत्साह सुबह आप तस्वीरें दिखा रहे थे, काफी उत्साहित है वहां की जनता, क्या अभी भी वैसे ही कुछ भीड़ नजर आ रही है? जी, तस्वीर दिखा रहे हैं, ये पंचायत सचिवालय चंद्रपुरा का है और देखिए यहाँ पे काफी बेहतर तैयारी है। यहाँ पे पंचायत सचिवालय है और साथ ही साथ यहाँ पे कॉमन सर्विस सेंटर प्रज्ञा केंद्र भी है। और देखिए दोनों तरफ से काफी संख्या में मतदाता अभी लगातार आ रहे हैं, अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। दोनों तरफ दो बूथ है यहाँ पे, 170 और 174। दोनों बूथ पर सुबह से ही, अहले सुबह 7 बजे से जब से मतदान शुरू हुई है तब से लगातार आ रहे हैं। और एक अच्छी तस्वीर मैंने थोड़ी देर पहले जब पहुंचा तो यहाँ पर एक दंपति परिवार को देखा मतदान करने के बाद सेल्फी खींचते हुए। आमतौर पर आप देखिए लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरत तस्वीर, और ये दोनों दंपति को मैंने रोक के रखा है ताकि उनसे बात कर लूं। जी, पहले तो आप ही से बात कर लेता हूँ। सारा काम छोड़ के आप आई होंगी? जी हाँ बिल्कुल। तो नाश्ता भी नहीं बना होगा आप तो? नहीं, मैं बनाई हूँ। अच्छा, सुबह में उठ के नाश्ता बना ली? हाँ जी हाँ। नहीं ना, उसको हटाइए मत, लगाइए, वो जरूरी है। चेहरा से ज्यादा अभी सुरक्षा जरूरी है। जी हाँ। बताएं अपनी बात। तो मतदान में भाग लिया, उत्साहित बहुत है आप? जी हाँ बिल्कुल हूँ। अच्छा, उत्साहित हूँ मैं। जो लोग घर से बाहर नहीं निकलते और बैठ के केवल टीवी देखकर और बहुत सारे लंबे बातें करते, उनको क्या कहेंगे आप? उनको मैं यही कहूंगी कि अपना समय कीमती निकाल करके आए और वोट दे। यहाँ पे मैंने ड्राइंग रूम में बैठ के केवल जो है सरकार की कमियां नहीं निकाले, कुछ काम भी करे और मतदान भी ले। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। जी, आप बताएं सर। यहाँ का व्यवस्था तो देखे बहुत अच्छा, जो भी प्रशासन के द्वारा किया गया है बहुत अच्छा। सैनिटाइजर के भी था, हैंड ग्लव्स के भी थे, तो ये सब बहुत सुरक्षा। आप मैडम जी को तो, श्रीमती जी को आप मास्क पहना दिया, पहना वाला मास्क है बोल बस। हाँ जी, अपनी बात जारी भी रखे आप, लगा बताइए। मैंने भी तो देखा बहुत व्यवस्था जो प्रशासन के द्वारा की गई है जी, बहुत अच्छा व्यवस्था है, संतुष्ट है उससे। अच्छा, आपके इलाके के मुद्दे क्या है? इलाके के मुद्दे हैं, थोड़ा रोड हम लोग का सही नहीं है। रोड और बिजली, मैंने देखा सबकी परेशानी यही है। बिजली भी है, पूरे घंटे नहीं रहती है, 12 से 13 घंटे यहाँ बिजली रहती है। बिजली पूरा मिलनी चाहिए, रोड का व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। जो प्रतिनिधि बनेंगे उनको सुनना चाहिए कि जनता की दिक्कतें क्या है। चलिए जरा सा और भी लोग हैं, उनसे बात कर ले। मैम, वोट दे दिया? दे दिया। अच्छा, आप हाथ में चिन्ह भी दिखा रही हैं। अच्छा है, तो अभिषेक लौटेंगे आपके पास। इस वक्त बिहार लिए चलते हैं। यहाँ पर अभी जो महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं तेजस्वी यादव और उनकी मां राबड़ी देवी, दोनों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तेजस्वी, आपने क्या आशीर्वाद दिया? तेजस्वी भवा बिहार। सर तेजस्वी वोट कास्ट कर रहे हैं, वोट कास्ट कर रहे हैं। नहीं, यहाँ आपका नहीं ना जगह, आपका जगह यहाँ नहीं ना है। हाँ, हो रहा अंदर कर लेने का चीज नहीं है, बाहर नहीं है। मैडम उंगली दिखाइए, मैडम उंगली, आगे मैडम, थोड़ा आगे।
तेजस्वी आपने क्या आशीर्वाद दिया? तेजस्वी भवा बिहार तेजस्वी की ये तस्वीर जहां पर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार तेजस्वी यादव पहुंचे, अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया उन्होंने। राबड़ी देवी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है और जीत को लेकर आश्वस्त हैं इस बार कि महागठबंधन की ही जीत होगी। किशोर जी, बिहार की राजनीति पर भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। बिहार में महागठबंधन की स्थिति क्या है? देखिए, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। आज 94 सीटों पर मतदान हो रहे हैं और साफ तौर पे देखा गया पिछले जो 71 सीटों पर चुनाव हुए थे पहले चरण का, उसमें महागठबंधन के लोगों के पक्ष में मतदाता दिखाई पड़े और एक स्पष्ट जनादेश की ओर बिहार राज्य बढ़ रहा है। और मुझे लगता है कि मेजोरिटी के साथ में वहां पर महागठबंधन की सरकार बनेगी, कांग्रेस, आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टियां हैं उसके साथ में, क्योंकि राज्य की जनता ने 15 वर्ष के नीतीश कुमार के शासन को देखा है और उसमें भारतीय जनता पार्टी बराबर के हिस्सेदार रही है। तो कहीं ना कहीं राज्य के लोगों के सामने ये भी बातें हैं कि पिछली बार भी हम लोगों ने महागठबंधन को अपना जनादेश दिया था, लेकिन उस जनादेश का अपमान करके नीतीश कुमार जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने का काम किया। तो आज जनता के सामने मौका है और 15 साल शासन करने के बाद आज अगर वहां के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री चुनावी सभाओं में जाते हैं और कहते हैं कि मैं अगली बार आऊंगा तो रोजगार दूंगा, अगली बार आऊंगा तो सड़क दूंगा, अगली बार आऊंगा तो ये करूंगा, तो मुझे लगता है जनता ने उनको पूरा मौका दिया है और इस बार मौका युवा नेतृत्व को मिलेगा और महागठबंधन की वहां भारी बहुमत से विजयी होगी। क्योंकि 15 साल में जब आप कुछ नहीं कर पाए तो फिर आप किस रूप में और मौका चाहते हैं कि वहां बिहार की जनता के पास आप जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। ये साफ तौर पे चुनावी सभाओं में भी देखा जा रहा है कि उनको जनता की ओर से रिस्पांस नहीं मिल रहा है। 4-4 पार्टियों के साथ उन्होंने गठबंधन बनाया है, कोई गठबंधन के उनके साथी उधर चले गए, कोई इधर चले आए, तो ये लगातार इनका खेल जारी है। और प्रधानमंत्री जी ने विशेष राज्य की दर्जा की बात की थी और उसके अलावा जो पैकेज की घोषणा की थी उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। ये भी बिहार की जनता महसूस कर रही है कि आज भी अगर भाजपा और जदयू के लोग कुछ चुनावी वादे करते हैं तो आने वाले समय में पूरा नहीं होगा। ये अच्छी तरीका से मतदाता समझते हैं। ये तो वोटिंग के दिन पता चल पाएगा, काउंटिंग के दिन, की मतदाता ने किसे फिर से सत्ता दी है, सत्ता की चाबी दी है। स्मिता जी, लालू यादव नहीं है इस बार चुनावी प्रचार में, क्या उनकी वो कमी उनके बेटे पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं? क्या आरजेडी को लालू की कमी खली इस बार चुनाव प्रचार में? देखिए, लालू जी का जो पोजीशन है, इज अ गार्जियन फॉर आरजेडी और उनका जो चेहरा है वो तो इररिप्लेसेबल है। बट देन एट द सेम टाइम आई वुड से कि अभी एज ऑफ नाउ अगर हम कंसिडर करें तो तेजस्वी जी अब खुद में ही बहुत बड़ा चेहरा बन चुके हैं एंड नाउ ही कंप्लीटली आइडेंटिफाइज विद द क्राउड ऑफ बिहार। तो जो बिहार की क्राउड है वो तेजस्वी के कंधे पर देख पा रही है कि वो जिम्मेदारी देने का सोच पाएगी। बिल्कुल, मुझे ये लगता है, क्योंकि जो जिस तरह का जोश दिखाई दे रहा है उनके सभाओं में और जिस तरह से लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उससे ये डेफिनेटली कहा जा सकता है कि आज का चेहरा बिहार का तेजस्वी यादव ही है और डेफिनेटली उस पर बिलीव करती है बिहार की। चलिए अब सीधे लिए चलते हैं दर्शकों को। चुनाव आयोग ने जो कंट्रोल रूम बनाया है, किस तरह वहां पर मॉनिटरिंग हो रही है?